बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हमने पिछले रिएक्शन में जैसे हमने फैटी एसिड सेंसिस पढ़ा था, तो फैटी एसिड डिग्रेडेशन करेंगे। उसके डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन होती है, सिंपल अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, डिफरेंट मेथड है, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है ऐसे केस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूएचएस में और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन होती क्या है, ये पहली बात है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियम में होते हैं और बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टेप वाइज हर एक स्टेप में हमारे पास एसिटाइल कोई निकलता जाएगा। देखो अब 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो एक साइकिल हम करेंगे तो हमारे पास एसिटाइल कोई निकल जाएगा, पीछे हमारे पास 14 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। दोबारा उसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो मजीद एसिटाइल कोई 2 कार्बन वाला निकलेगा, तो 12 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह हम स्टेप वाइज इसकी ऑक्सीडेशन करते करते हमारे पास जो 16 जितने भी हमारे पास कार्बन वाला फैटी एसिड होगा, हर स्टेप में दो दो एसिटाइल कोए के फॉर्म में निकलते रहेंगे और एंड प्रोडक्ट में हमारे पास एसिटाइल कोए आता रहेगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास था ओवरव्यू, सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, वाइवा में ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम करें एसईक्यूज़ के लिहाज से, तो हम इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फैटी एसिड होता है, अब उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो सबसे पहले हम उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। एक्टिवेट क्यों करते हैं, ताकि उसका हम क्या कर सकें। उसके बाद एक्टिवेशन के बाद हम उसको हमने क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं पहले एक्टिवेशन करने के बाद जब एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियम में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास साइटोसोल में हो रही थी, तो माइटोकॉन्ड्रियम में उसको पहुँचा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियम में उसका असल काम होता है जिसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। तो पहले स्टेप में हमारे पास सिंपल क्या कहते हैं, फैटी एसिड होता है ना, उसको फैटी एसाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं फैटी एसिड को हमने क्या कहते हैं, एसाइल कोए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फैटी एसाइल यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। फैटी एसाइल कोई फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई यूज़ होगा, ठीक है, कोई को हम ऐड कर देंगे। जब जो इसाइल फार्म होती है, इसाइल, ठीक है, यो हमारे पास इसाइल कोई फार्म, वो हमारे पास एक्टिव फार्म होती है, ठीक है। तो हमने फैटी एसिड को सिंपल फैटी एसाइल कोई फार्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या आता है, अब जो हमारे पास जो इसाइल फार्म है ना, वो अब एक्टिव तो हो गई है, ठीक है। अब उसको हमने क्या करना है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो इसाइल जो है डायरेक्टली वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं कार्निटीन। क्या कहते हैं, कार्निटीन। तो कार्निटीन इसाइल कोए के साथ मिलेगा और इसाइल कार्निटीन बना देगा। क्या बना देगा, इसाइल कार्निटीन बना देगा। अब कार्निटीन इसाइल कार्निटीन बना देगा, ठीक है। यहाँ पे असाइल कार्निटीन बना दे, ये कोई जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ से सिंपल आप कोई भी लिख सकते हो या एस एच कोई भी लिख दो, ठीक है। यहाँ हमारे पास एंजाइम जो इस्तेमाल होता है वो है कैट 1। कैट 1 से क्या बनता है हमारे पास, कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज, मतलब कार्निटीन जो है ना, उसको हमने इसाइल उसमें इसाइल ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम 1 इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जो इसाइल कार्निटीन है, ये जब बन जाती है, यहाँ एक होता है ट्रांसलुकेज, ठीक है। ट्रांसलुकेज के ज़रिए ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र करके हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ जाती है। यहाँ हमारे पास एंजाइम होता है यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो जाती है साइल कार्निटीन, तो दोबारा ये इसी रिएक्शन का उलट हो जाता है। ये देखो, ये इसमें साइल कोए और कार्निटीन मिले थे और ये दो चीज़ें बनी थी, इस रिएक्शन का बैकवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसाइल कार्निटीन और ये आपस में मिले तो दोबारा ये इसाइल कोए और कार्निटीन यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैट 1 था और यहाँ पे कैट 2 एंजाइम, कार्निटीन इसाइल ट्रांसफिरेज होता है टाइप 2, यहाँ पे एंजाइम होता है, ठीक है। वहाँ पे टाइप 1 था, ठीक है। अब इसाइल कोई हमारे पास आ गया। अब इसके बाद असल जो चीज़ होती है वो कहानी शुरू होती है। ये हमारे पास जो थे मेन 2 स्टेप थे। इसके बाद असल कहानी कौन सी शुरू हुई, बीटा ऑक्सीडेशन। बिल्कुल आसान है। जैसे हमने पिछली दफ़ा निमोनिक बनाया था फैटी एसिड सेंसिस के लिए कि किंग हैज़ ट्रू फ्रेंड। के से कीटोइसाइल, एस से हाइड्रोक्सीसाइल एसीपी, टी से ट्रांसइनोल और एफ से फैटी इसाइल एसीपी। इसको हमने उलट कर देना है, मतलब ये इस तरह की बजाय हमने इस रिएक्शन को उलट कर देना है। तो पहले हम एफ से शुरू होंगे। एफ से हम बनाएंगे फैटी इसाइल, तो हमारे पास है ये इसाइल, उससे हमने बनाया टी से ट्रांसइनोल बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रांस इनोल क्या बन जाएगा, कोई बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रांस इनोल जो एसीपी है, उससे हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी इसाइल एसीपी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इस रिएक्शन को सिंपल ये देखो, ट्रांस इनोल था एसीपी, उससे क्या बने, हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी इसाइल ACP बन गया, ठीक है, और उससे हमारे पास कीटो इसाइल बन गया। इसी रिएक्शन को हम नीचे से ऊपर लेके चलना है बीटा ऑक्सीडेशन में। इसाइल कोए था, उसे हमने बना दिया ट्रांस इनाइल ACP कोए, ठीक है। तब ट्रांस इनाइल कोए से हमने क्या बना दिया गया, हाइड्रोक्सी इसाइल ACP हाइड्रोक्सी इसाइल कोए बना दिया। अगर इसको आपने सिंपल तरीके से याद करना है तो अगर आपको फैटी एसिड सेंसिज आती पिछली वीडियो में जो बताया था, उसी को उलट करके आप इसको हाइड्रोक्सिलेशन जो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है सेंसिज आनी चाहिए, तब आप इसकी बीटा ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल स्टेप होते हैं। अब उसमें हमने देखो फैटी एसिड सेंसिज में हमें क्या कहते हैं, रिडक्शन, फिर डीहाइड्रेशन और रिडक्शन। इसमें रिडक्शन की बजाय उलट कर दी, इसमें पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, वहाँ पे हाइड्रेशन हुई थी तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई थी तो यहाँ पे हाइड्रेशन करेंगे, वहाँ पे तीसरे स्टेप में रिडक्शन हुई थी तो ऑक्सीडेशन करेंगे। मतलब बिल्कुल जो फैटी एसिड सेंसिज है उसका बिल्कुल ये उलट है, ठीक है। तो इस तरह से इसाइल कोए से हमारे पास ट्रांसिनोइल कोए बन जाएगा, ट्रांसिनोइल कोए से हमारे पास हाइड्रोक्सी इसाइल कोए बन जाएगा, हाइड्रोक्सी इसाइल कोए से कीटो इसाइल कोए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये इसका उलट बन गया, ठीक है। अब कीटो इसाइल ACP जो है ना, वो जब बन जाता है उसके बाद एंजाइम होता है जो इसकी क्लीवेज कर देता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो होता है वो इसाइल को बन जाता है, एक बन जाता है एसिटाइल को। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो भी हमारे पास चीज़ है जिसके साथ हम कोए लगा दें, उसको एक इसाइल ग्रुप लगा दें जिसे कहते हैं कोए, ठीक है, उसको हम कहते हैं इसाइल फार्म। जैसे फैटी एसिड के साथ ये लग गया तो हम कहते हैं फैटी इसाइल बन गया, ठीक है। इसी तरह अब दो कार्बन वाला अगर कंपाउंड हो तो उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं एसिटाइल कोए। एसिटाइल के खुद एक इसाइल कोए है, लेकिन क्योंकि हम दो कार्बन वाले की बात करें तो हम उसे कहेंगे एसिटाइल कोए। इसी तरह कोई चार कार्बन वाला जो इसाइल कोए उसको हम कहते हैं ब्यूट्राइल कोए। इसी तरह अगर हमारे पास जो है 16 वाला तो उसको कहेंगे पाल्मिटाइल कोए। तो मतलब एसिटाइल कोए एक तरह से इसाइल कोए है, लेकिन ये चूँकि दो कार्बन वाले स्पेसिफिक बात करें तो हम वो इसाइल कोए जिसमें दो कार्बन होते हैं उसको एसिटाइल कोए कहते हैं। वो एसिटाइल कोए जिसके अंदर चार कार्बन होते हैं उसको हम ब्यूट्राइल कोए कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसे कंसेप्चुअल बात ही मैंने आपको बता दी। तो बिल्कुल आप फैटी एसिड और जो सेंसिस है उसको उलट कर देंगे तो वो आपके पास ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो जाएगी। इसके लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो आपको देखना लाजमी है जिसमें मैंने आपको क्या बताया किस तरह हमारे पास सेंसिस होती है। ये हमारे पास सिंपल था ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम करते हैं इसके क्लिनिकल कर लेते हैं। अब जो हमने कार्निटीन मैंने आपको पढ़ाया जिसमें कार्निटीन शटल होती है, कार्निटीन हेल्प करता है इसके ट्रांसपोर्ट में। अब अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। अब जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी तो हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, उससे हम एनर्जी भी हासिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और बस ये सिंपल सी बात है। और ये हमारे पास कब होता है, जब कभी लिवर डिजीज़ हो या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी ये हो जाता है, प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, ठीक है। या वो बंदा जो सिर्फ वेजिटेरियन है, जो हमारे पास जो है गोश्त वगैरह नहीं खाता, तो उसमें ये हमारे पास डिजीज़ हो सकती है। क्योंकि कार्निटीन जो है वो हमारे पास प्लांट्स में नहीं है, वो उसका सोर्स क्या है, सोर्स वो फूड है जिसमें एनिमल जो है ना फूड शामिल होता है, ठीक है, गोश्त वगैरह। तो कार्निटीन की डिफिशियंसी होगी तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी। अब एक और हमारे पास डिजीज़ आ जाए जिसमें कैट 1 है और कैट 2 की डिफिशियंसी है। इसमें भी यही चीज़ें हैं कि जब ये चीज़ें नहीं होगी तो हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी और इससे हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि फास्टिंग को अवॉइड करते हैं। फास्टिंग को अवॉइड करके हम क्या कर सकेंगे, हम एनर्जी है वो ग्लूकोज से ले सकेंगे, ठीक है। अब फास्टिंग एक बंदा करता है तो एनर्जी उसके पास ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, इसलिए हम फैटी एसिड से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आप फास्टिंग ना करें ताकि आपको ये ज़रूरत ही ना पड़े कि आप फैटी एसिड से एनर्जी लें, आप ग्लूकोज से एनर्जी हासिल कर लें। तो फास्टिंग को अवॉइड करेंगे और उसकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारे पास फैटी एसिड की ज़रूरत ही ना पड़े, कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते रहें, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 80 जब हम अगर 16 कार्बन जैसे पाल्मिटेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पाल्मिटेट जो है उसकी हम क्या करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो कितने ATP हमारे पास आते हैं। तो ये आपने एक याद रखना है कि जो एक एसिटाइल को है, क्या एक एसिटाइल को है उससे कितने हमारे पास ATP बन सकते हैं, 7 ATP बन सकते और 12 ATP बन सकते हैं, ठीक है। एक एसिटाइल को से कितने ATP बन सकते हैं, 12। और यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ अगर 16 कार्बन वाला, मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि अगर एक कंपाउंड है 16 कार्बन वाला, एक कंपाउंड है
16 कार्बन वाला, उसकी एक दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन हुई तो उसके पास 14 कार्बन वाला प्लस 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 कार्बन वाला स्टाइल यहाँ से निकल गया, फिर इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे फिर 12 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला ये स्टाइल को यहाँ से निकल गया, फिर इसकी मज़ीद बीटा ऑक्सीडेशन करें। यहाँ करते 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 हम कितनी दफ़ा करते हैं, 6 स्टेप करते हैं, और हमारे पास एट द एंड निकलते कितने हैं, हमारे पास 7 एसिटाइल जो है ना कोई निकलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपने जहन में रखते हुए ये हम करेंगे कि हमारे पास जो है ना 7 एसिटाइल कोए निकलेंगे, तो एक एसिटाइल कोए से 12 एटीपी बनते हैं, तो 7 होंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 74 एटीपी बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, जहाँ भी हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशन होगी, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ भी आएगा वहाँ हमारे पास क्या होगा, कोई भी एनर्जी कंपाउंड बनेगा। जैसे यहाँ पे FADH बनता है, पहले स्टेप में हमारे पास FADH बनता है, और दूसरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन में FADH बना, और दूसरी ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुई, यहाँ पे हमारे पास NADH बना। हमें पता है कि FADH जो है वो 2 ATP देते हैं और NADH कितनी देते हैं, 3। तो ये स्टेप हमारे पास कितनी दफ़ा हुआ, अगर पाल्मिटेट को हम लेते हैं, पहले मैं आपको यही बार बार क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ याद रखनी है कि पाल्मिटेट को तोड़ने के लिए 7 स्टेप करेंगे, और एक स्टेप में हमारे पास एक FADH बन रहा है और एक NADH बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एट द एंड अगर पाल्मिटेट को यूज़ करेंगे तो 7 FADH बनेंगे और 7 NADH बनेंगे, ठीक है। और एक FADH से 2 ATP बनते हैं, तो 7 FADH होंगे तो 14 ATP, ठीक है। एक NADH से हमारे पास क्या है, 3 ATP बनते हैं, और 7 NADH हम हासिल करते हैं, हमारे पास 21 ATP आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 131 ATP आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ATP जो हैं टोटल जो हम गेन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो 2 जो ATP है हमारे पास वो यहाँ, ये देखें हमारे पास यहाँ पे ATP एक यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 ATP नेट यूज़ होते हैं, तो हमारे पास जो नेट गेन आता है वो कितना आता है, हमारे पास 129 ATP आ जाता है।